को बढ़ाना पड़ेगा। सेविंग को बढ़ाने के लिए मैं अभी आपको बताने वाला हूं सरकार क्या करने वाली है। पहले तो मेरे हिसाब से जो 2.5 लाख जो बात कर रहे हैं इसको वो 3 लाख तक करेगी। अगर वो 3 लाख तक कर देती है तो 50,000 रुपए, 5 लाख नहीं कर पाएगी, वो एक बहुत ही विशफुल थिंकिंग है। लेकिन अगर वो 50,000 रुपए तक भी बढ़ा देती है, अगर स्लैब, इसे हम कहते हैं स्लैब, नील स्लैब कर देती है, तो 50,000 रुपए पे अगर 5% बचता है तो लगभग सीधे आपको 100 रुपए से मजा आ रहा था, 2,500 रुपए आपकी जेब में मिल जाएंगे अगले 1 साल के अंदर। ऐसा हो सकता है। ये पैसा जो जेब में आएगा ये पैसा खर्च होगा, इसके चलते मार्केट आगे बढ़ेगा। यही आप मेरे ख्याल से ये उम्मीद नहीं कर रहे। जो 2,500 रुपए बचेंगे मुझे लगता है ये सेविंग में जाएगा, और इसके लिए सरकार और नई स्कीम मैं बताता हूं आगे क्या। मेरे को 2 मिनट दीजिए बस, 4-5 पॉइंट बताएंगे मिडिल क्लास के लिए खासकर। तो सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि 2.5 से 3 हो जाए। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, सरकार ने एनपीएस नेशनल पेंशन की, क्योंकि इंडिया में सिक्योरिटी कोई नहीं है। आप बोलते रहिएगा, हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि निर्मला सीतारमण अपने घर से निकल गई हैं, बजट पेश करने के लिए पार्लियामेंट की तरफ वो कूच कर गई हैं, और इस वक्त वही तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो दूसरा जो एनपीएस की स्कीम अभी तक बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई, वही एक सोशल सिक्योरिटी मेजर है सारे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज के लिए। तो उसमें 50,000 रुपए तक 80C के ऊपर मिलता है आपको। तो अगर वो 50 से 70 भी कर देते, 20,000 रुपए भी बढ़ा देती है, तो सीधे आपको 80C के ऊपर, 80C में 1.5 लाख मिलता है, उसके ऊपर अभी 50 मिलता है। अगर वो 50 की जगह 70, बहुत छोटा सा मैं चेंज कह रहा हूं, लेकिन उससे क्या होगा, एकदम से एनपीएस के पास जो पीएफआरडीए है वो उसके पास पैसा आता है, वो बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट पुश होगी। तीसरी 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है, जो कि सरकार कह सकती है कि 1.5 लाख की जगह 2 लाख रुपए कर दी जाए। अगर वो 2 लाख रुपए कर दिए जाए तो पीपीएफ, ऐसी जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, एलआईसी की है चाहे पीपीएफ है, उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ने की चांसेस है। तीसरी, रियल एस्टेट बहुत परेशान है इस समय। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को पुश करने के लिए सरकार अब तक 2 लाख रुपए की सब्सिडी देती है इंटरेस्ट के ऊपर। मतलब आप जो इंटरेस्ट देते हैं अपने लोन पे, अगर 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट है वो माफ किया था। तो सरकार ऐसा कर सकती है मिडिल क्लास को राहत देने के लिए कि उसको 2 लाख से बढ़ा के 3 लाख रुपए कर दे। इससे 2 को फायदा होगा, मिडिल क्लास तो फायदा लेगा ही, साथ में जो रियल एस्टेट सेक्टर है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड मतलब मजदूरों को दे रहा है, उसको काम दे रहा है, वो बढ़ेगा। अगर रियल एस्टेट सेक्टर बचता है तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी को पुश मिलेगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ईश्वर का ध्यान करते हुए, क्योंकि पहली बार निर्मला सीतारमण के साथ होंगे दिनेश, वो संसद में जब बजट पेश कर रही होंगी वो, तो जो तमाम बातें बता रहे थे सौरभ, ये सारी बातें तो खास तौर पर है। लेकिन दिनेश, बजट ये भी होता है कि हम कितना दे रहे हैं, लेकिन बजट ये भी होता है कि वो आ कहां से रहा है, आएगा कहां से दिनेश? हनुमान जी की कृपा हासिल की जा रही है, शायद उधर से आएगा। लेकिन इस बारे में देश रत्न निगम साहब हमको बताएंगे और स्पष्ट तरीके से। देश रत्न निगम साहब, ये एक संतुलन बनाने की कोशिश जो सरकार की तरफ से की जाती है कि आमदनी और खर्च के बीच में, लोगों की उम्मीदों के बीच में एक बढ़िया तालमेल बैठ जाए। प्रचंड जीत के बाद लोगों को ये बड़ी एक स्वाभाविक सी बात है कि बड़ी उम्मीदें हैं कि ऐसा तालमेल सरकार बिठा लेगी। ये कितनी बड़ी चुनौती है निर्मला सीतारमण के लिए? देखिए, इस जीत के बाद सबको उम्मीद है कि सबको फायदा होगा। सब भी मान के चल रहे हैं कि सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन सरकार की अपनी सीमाएं हैं और वो कितना पैसा ला सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका फायदा। हाँ, ये देखिए एक नेचुरल सी उम्मीद है, स्वाभाविक आदमी की होती है कि भाई हमने इतना ह्यूज मैंडेट दिया है तो हमको कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। लेकिन सरकार की अपनी सीमाएं हैं, और 3 सेक्टर में अगर देखते हैं, पुअर सेक्टर, मिडिल सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर, जैसा भाई साहब ने बताया, तो सबको कुछ ना कुछ देना है और ये भी देखना है कि पैसा कहां से आएगा। तो सेविंग्स को बूस्ट करना है आपको, और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है जो आपको उसको ऊपर लाना है किसी तरीके से। तो यहाँ पर, और दूसरा एक देखिए, मैं लॉयर हूं और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है इन्वेस्टमेंट का, वो घूम फिर के लीगल सेक्टर पे आ जाता है, जिसको हम कहते हैं जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसको एनफोर्स करना। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट इंडिया में बहुत पुअर है। हमने आर्बिट्रेशन का जो सारा सिस्टम शुरू किया था वो एक तरीके से फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि वो रिटायर्ड जजेस को वहां बैठाने की एक जगह बन गई है और वहां वो सिर्फ अपनी फीस और पैसे कमाते हैं। यहां तक कि हाई कोर्ट को बोलना पड़ा जो एक जजमेंट में, जो कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट था जो मांग रहे थे, जो आर्बिट्रेटर की फीस थी उससे ज्यादा हो गई थी।
तो वो बोले भाई हमको तो ये छोड़ना है बीच में आर्बिट्रेशन। तो ये लीगल रिफॉर्म्स भी आने चाहिए इसमें, और जिससे कि आखिर में आपको अगर कोई भी झगड़ा दो लोगों के बीच में होता है उसको सॉल्व कौन करता है? कोर्ट ही करता है। तो इन चीजों को ध्यान में लेकिन रखना तेज है। रतन निगम साहब, फौजदारी के मामले तो जल्दी जल्दी निपट नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस तरह के वाणिज्यिक जो विवाद हैं उनको जल्दी निपटा दिया जाए। क्या ये बहुत विजुअल थिंकिंग, एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं। कैबिनेट में भी उसको रखा है। मंडोला साहब अपना जवाब आप पूरा कर सकते हैं। हाँ। जैसा सवाल पूछा कि क्या अब मुंह मीठे हो सकते हैं, थोड़ा नहीं, सा अभी चलता है। थोड़ा इंतजार करना। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चुनाव इतनी बम्पर जीत जो हुई है वो गांव से हुई है। अगर आज गांव-गांव में आप जाएं, चुनाव के दौरान हम लोगों ने देखा कि गांव-गांव में मोदी पहुंच गए, तो वो छोटी छोटी योजनाएं जो गांव के लिए लाए, गरीब लोगों के लिए लाए, तो उन योजनाओं ने बड़ी भूमिका निभाई इनकी जीत में। अभी उज्ज्वला योजना की बात कर रहे थे कि जो टारगेट रखा था सरकार ने वो पहली पा लिया है। वो 7.5 करोड़ या कितना आप बता रहे थे? जी, हाँ, इतना उन्होंने पा लिया है। आप समझिए तो इतना 7.5 करोड़ लोग उनके तो समर्थक बन ही गए हैं गांव के लोग। अब इस बार उन्होंने जो पानी पे बहुत जोर दे रहे हैं, गांव को बहुत ध्यान देने की बात शायद इस बजट में होगी। निवेश बड़ी चुनौती है, निवेश करना ना कैसे करेंगे? तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कुछ योजनाएं लाते हैं। क्या इसको क्या दूसरे शब्दों में अजीत जी ऐसे समझा जा सकता है कि टैक्स पेयर जो मिडिल क्लास है उससे पैसा लिया जाएगा और गांव में सुविधाएं, गांव में उज्ज्वला, गांव में बिजली और गांव में अभी आप जल पानी जिसकी बात कर रहे हैं, टैक्स पेयर की बात तो अभी जैसे बता रहे थे कि वो 2.5 लाख से 3 लाख कर दिया जाएगा। वो जो अंतरिम बजट में एक बड़ा सब्जवाग दिखाया गया था, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि होने वाला है। लेकिन जो मेन थ्रस्ट जो रहने वाला है वही गांव में ही रहने वाला है सरकार का। अगर विकास को बढ़ाना भी है तो गांव की तरफ ही जाना होगा। अब शहरों में तो होना नहीं है कि फैक्ट्री शहरों में तो लगनी नहीं है। जो भी निवेश हो, इस तरह से अगर कोई सरकार योजना लाती है कि निवेश, सबसे बड़ी चुनौती निवेश नहीं आ रहा है इस देश में। जब निवेश नहीं आ रहा है तो बेरोजगारी बढ़ रही है, और जब बेरोजगारी बढ़ रही है तो एक बड़ा भारी जो पिछली बार विपक्ष मुद्दा नहीं बना पाया बेरोजगारी को, वो एक सबसे बड़ी वजह यही रही कि सरकार ध्यान नहीं दिया विपक्ष ने। मंडोला साहब, इस पर रोहित से जरा जवाब ले लेता हूँ। रोहित, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में एक बात कही थी कि हम दूसरे की लाइन छोटी नहीं करते, अपनी लाइन बड़ी खींचने की कोशिश करते हैं। अभी जैसा मंडोला साहब बात कर रहे हैं, निवेश नहीं आ रहा, तमाम चीजें नहीं है, ये बड़ी लाइन खींचेंगे कैसे? देखिए, मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि निवेश नहीं आ रहा। जिस तरीके से अगर मैं कहूं, अगर आप, क्योंकि सब प्रमुख लोग भी यहां पर बैठे हैं, वो अच्छे से बता पाएंगे। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भारत 144वें पायदान से 77वें पायदान पर पहुंचा है तो शायद निवेश आ रहा होगा। चाहे फर्जाइल 5 से निकल के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर अगर भारत पहुंचता है तो मुझे लगता है कि निवेश कहीं ना कहीं आ रहा है। और आप देखिए, स्टार्टअप्स का एक बहुत बड़ा रोल है। इस तरीके से मोदी जी ने, अगर आप युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, तो आप देखिए, अगर आप कल ही का अगर सर्वे देखें तो उसमें आया है कि निकल के कि जिस तरीके से जो स्टार्टअप्स की एक बहुत बड़ी संख्या बढ़ी है देश के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ा रोजगार देने का एक माध्यम है। मुझे लगता है टेक्निकली जो बात आपने कही वो ठीक है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में देश की स्थिति सुधरी है, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि क्या जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनकी स्थिति ऐसी है कि वो इन्वेस्ट करने के लिए यहां पहुंच पाए। क्योंकि आपने कहा था कि मेक इन इंडिया के तहत हम यहां पर लाके इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो हॉट इन्वेस्टमेंट था जो आया और गया, वैसा कोई कंसोलिडेटेड बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां देखने को नहीं मिला। तो क्या बहुत कुछ, सौरभ, इस मामले पर भी निर्भर करने वाला है कि बाहर से जहां जो पैसा जहां से आने वाला है उन लोगों की जेब के हाल क्या है? देखिए, उन लोगों को उसकी ये ग्रेटेस्ट फियर है इस इकोनॉमी का कि देश अगर पॉलिसी ठीक रखता है, लेकिन अगर ग्लोबली इकोनॉमी खराब होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है, और खासकर ये यूएस और चाइना में जो ट्रेड वॉर छिड़ गया है और ये जो नेशनलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, हर व्यक्ति चाह रहा है मैं अपनी इकोनॉमी को बचा लूं। साथ में ये जो बीजेपी सरकार है ये करप्शन पे भी काफी काम कर रही है, और ये जो पहले मॉरिशस के थ्रू पैसा आ रहा था इंडियंस का ही ब्लैक मनी, उसको भी सरकार ने काफी तरह से रोक दिया है। तो हमारे यहाँ जो इन्फ्लो आ रहा था वो उसमें अगर कमी आएगी तो ग्रोथ नहीं आ पाएगी। इसलिए सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में पॉइंट किया है कि इन्वेस्टमेंट पे 2 सेक्टर पे फोकस किया जाएगा। एक तो है एक्सपोर्ट सेक्टर। हाँ, सर क्या ये बजट बेरोजगारी को दूर कर पाएगा और देश की इकोनॉमी को? सर तैयार किया था के सुब्रमण्यम साहब ने, जिनको आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। अभी हम बात कर रहे थे सौरभ से, फिर गौरव से भी बात करना चाहेंगे। सौरभ, अपनी बात पूरी करें। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा किया है। हमारी इकोनॉमी में ब्लैक चलता रहा है
और वो उसका भी एक बड़ा फोकस रहा है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। एकदम से खत्म करने से बहुत बड़ी चोट लगी है, लेकिन उसका रिवाइवल धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं इकोनॉमी में। यानी हम ये माने कि जो प्योरिटी है वो 100% नहीं हो सकती। गौरव, ये टैक्स को लेकर ये जितने पैसों की बात हो रही थी, जो पैसा बाहर से आ रहा है, ये कितना बड़ा चैलेंजेस है? क्या ब्लैक, जैसा दिनेश ने भी पूछा, कहीं बहुत अपरिहार्य है? देखिए, जहां तक बाहर से इन्वेस्टमेंट आने का सवाल है, अभी जो मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में किया, मैं उसकी सराहना करना चाहूंगा, क्योंकि जो इतने सालों से जो नहीं हो पाया, जो जीएसटी एक जो बड़ा टैक्स रिफॉर्म था जो मोदी सरकार ने किया है, जो डिमोनेटाइजेशन किया, उसका जो इम्पैक्ट है थोड़ा बहुत वो पिछले 5 सालों में हमने देखा। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आने वाला बजट है वो उस इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर पाएगा। जैसे पिछले पीयूष गोयल जी ने कहा था कि हमारा फिस्कल डेफिसिट हम 3.4% पे रखना चाहेंगे, मेरे को लगता है शायद सीतारमण जी शायद उसमें थोड़ा इजाफा करें और उसको शायद 3.6 तक ले जाएं, ताकि जो हमारा जो कैश इनफ्लो है, जो चीजें हैं वो थोड़ी सुधर पाएं और टैक्स पेयर के लिए एक अच्छा एडवांटेज आ पाए। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि स्टेबलाइजेशन अभी तक नहीं हो पाया है। जीडीपी जो जीएसटी का है वो रोज नए लॉज आ रहे हैं, नए तरीके आ रहे हैं, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होने में थोड़ा समय लग रहा है। थोड़ा समय लगेगा। दिनेश, वैसे भी स्विस बैंकों में सरकार से इस बजट में लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। खुद पीएम मोदी का उद्देश्य है देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाना। कल आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने से पहले आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम ने भी बजट को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने वाला बजट बताया है। ऐसे में आज के बजट पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। टकटकी लगाए लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वित्त मंत्री के सूटकेस से क्या क्या मिलने वाला है। और ये तस्वीरें मनीष सुबह सुबह सामने आई और इससे पता चलता है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है निर्मला सीतारमण। उधर अनुराग ठाकुर भगवान के दर्शन करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें, वित्त मंत्रालय जाने के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी वित्त मंत्री। उसके बाद एक कैबिनेट की छोटी सी बैठक होगी, औपचारिकता होती है, अप्रूवल लिया जाएगा और उसके बाद 11 बजे सुबह सदन में पेश किया जाएगा बजट, जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। कई विशेषज्ञ हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित चहल जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। गौरव अग्रवाल जी हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। अजीत मंडोला जी हैं जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं। और बता दें कि हमारे साथ देश रतन निगम जी भी मौजूद हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं। देखिए नंदिता, कुल मिला के अगर बात की जाए तो मोदी का महाबजट है और इंडिया न्यूज के स्टूडियो में बात होगी बात बजट की। तो हमारे साथ इतने बड़े बड़े मेहमान हैं जो कि अपनी अपनी राय, अपनी अपनी उम्मीदें और आकांक्षाओं को लेकर यहां बैठे हैं। और इसके साथ साथ जैसे रोहित चहल हैं, इनके मन में भी एक चहल पहल होगी कि आखिर जब ये अपने लोगों के बीच में जाएंगे तो वो क्या कहेंगे कि उनकी सरकार ने कैसा बजट पेश किया। लेकिन मुझे याद आता है, कल मैं कहीं बाजार में था और कुछ लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैंने पूछने की और टटोलने की कोशिश की कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो उसमें से एक का जवाब था, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आशाएं, दिल में है अरमान यही, सरकार कुछ कर दिखाए, कुछ कर दिखाए। रोहित, क्या करने वाले हैं आप? देखिए मनीष जी, जिस तरीके से आप देखेंगे पिछले 5 सालों में सबका साथ सबका विकास किया गया है और सभी वर्गों को, चाहे आप देखिए चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, सबको कहीं ना कहीं एक लाभ पहुंचे देश में, तो उसकी प्रयास मोदी जी ने किया है। और उसी का एक परिणाम आप देखेंगे, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था जो थी, जब आप अभी इकोनॉमी की बात करें तो 11वें स्थान पर जी 2014 में इकोनॉमी थी पूरी दुनिया में। आंकड़ों की बाजी नहीं रोहित, आपको ये भी बोलना होगा कि अर्थव्यवस्था कितनी धीमी है, इसको रफ्तार कैसे मिलेगी। बिल्कुल, देखिए आप देखेंगे जब बजट आएगा तो जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि क्रांतिकारी बजट होगा और सभी को, देखिए इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि सरकार के एक लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे सर ने भी कहा कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसके अंदर सरकार को सबको देना है, सबका ध्यान रखना है। तो अब मानिए मोदी जी जो दिमाग में और निर्मला जी जिस तरीके से उसको लेकर जो लगी है, कहीं ना कहीं सभी का ध्यान रखते हुए बजट आएगा और सभी वर्गों को मुझे लगता है इसके अंदर फायदा पहुंचेगा। चलिए, सभी वर्गों को फायदा पहुंचेगा। अभी फिलहाल हम बात करेंगे किसानों की कि और इस वर्ग को क्या कुछ दे सकती है सरकार, कैसे इनका उद्धार करेगी, कैसे जो ऑलरेडी स्कीम्स जिनका ऐलान किया जा चुका है उनको इंप्लीमेंट करेगी। संजय शेखर हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं और उनके साथ कुछ किसान भी मौजूद है, सहयोगी है हमारे। संजय, मजे की बात यह है नंदिता कि संजय शेखर जहां से जुड़े हैं, इसे देश का धान का कटोरा कहा जाता है। मंडोला साहब भी कहेंगे बिल्कुल ठीक कहा। ये धान का कटोरा है जहां से किसानों की बहुत उम्मीदें हैं। बिल्कुल, तो किसानों की क्या उम्मीदें हैं संजय, सीधे आप बताइए, आज क्या उम्मीद कर रहे हैं वो? हालांकि वहां के किसानों ने इस बार
बीजेपी को। मंडोला साहब आपके पास आता हूं, मैं एक बार सुन लें जी। संजय जी, निश्चित तौर पर देखिए छत्तीसगढ़ को भी पूरे देश के साथ काफी उम्मीदें हैं आम बजट से, और विशेष तौर पे चूंकि छत्तीसगढ़ ट्राइबल स्टेट है और इसको धान का कटोरा भी, जैसा मनीष जी कह रहे थे, कहा जाता है, तो किसान भी काफी उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। और किसानों को उम्मीद ऐसा है कि मोदी सरकार कुछ ऐसा करे जिससे किसान कहीं न कहीं आत्मनिर्भरता की दृष्टि से आगे जा सके, आत्मनिर्भर हो सके। हमारे साथ यहाँ पर तमाम, मैं रायपुर के मरीन ड्राइव पे मौजूद हूँ और तमाम तरह के लोग हैं, कुछ आदमी किसान भी है और यूथ भी है, तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे आप बातचीत करते हैं। आप किसानों की क्या चाहिए किसानों को? जैसे कि इलेक्शन के पहले यहाँ पर स्टेट के इलेक्शन में पहले बात की थी कि किसानों का कर्जा माफ होगा, नई नई वैकेंसियाँ आएंगी, किसानों का कर्जे तो माफ हो गया, लेकिन जब बजट के लिए बात आई तो ये आने लगा कि फंड में पैसा नहीं है, कुछ गवर्नमेंट वैकेंसी आई, मतलब प्रोसेस तो आधा पहले की सरकार से हो चुका था। जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस की रनिंग हो चुका, एग्जाम हो चुका गवर्नमेंट सरकार पे, रमन सिंह के रास्ते। लेकिन अभी जब भूपेश बघेल जी की सरकार आई है तो उनका कहना है कि फंड नहीं है, फंड को चलते हुए उन्होंने भर्ती मतलब एक निकाला तो रोक दिया है, और इसमें 99% चांसेस। बिल्कुल संजय, आपके पास आएंगे। ये तस्वीरें बहुत अहम है और रुक रुक कर हम इन तस्वीरों पर जरूर जाएंगे। आज सभी की नजर यहाँ पर है। ये देखिए, वित्त मंत्रालय के बाहर एक औपचारिक फोटोशूट यहाँ पर हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप देख सकती हैं और साथ ही वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ मौजूद है। ये नंदिता वो लोग होते हैं जो हलवा बन रहा होता है तब से लेकर आज जब तक ये पेश नहीं हो जाएगा, पूरी टीम है जिसने उनकी अपनी टीम ये बजट बनाया। बिल्कुल, सचिव हैं। और अनुराग ठाकुर, आप मजे की बात देखिए कि कल तक बीसीसीआई की तिजोरी संभालते थे, आज देखिए कि राजनीति ने ऐसी करवट ली, अब देश की बिल्कुल बिल्कुल। और ये तस्वीर अहम है, प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये पूरी टीम है जिन्होंने मिलकर इस बजट को तैयार किया है, मदद की है। खाली 35 दिन का मनीष वक्त मिला था इस नई सरकार को ये बजट तैयार करने में, और अहम है कि क्या खास इसमें होगा। नहीं, लेकिन इसमें एक बात और है, आपने 35 दिन का जिक्र किया, मंडोला साहब भी मानेंगे। मंडोला साहब, बजट तो तैयार था, अंतरिम तो पेश था, अब केवल सरकार को अपनी नीति और नीयत बताना है। बजट पर हम लोग की तो नजरें लगी है, लेकिन राज्य सरकारों की भी नजरें लगी हुई है, क्योंकि राज्य सरकारों का जो कुछ पैसा अब ये क्या मिलता है, क्या होगा, क्योंकि इसी से तय होगा कि कितने हिस्से में कितना आता है। लेकिन जीएसटी की अगर जो आवंटन वाली बात है, वो तो मेरे ख्याल से एक रेशियो के तहत होगी। हाँ, जीएसटी के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अब यही देखना होगा कि इसमें क्या करने जा रही है सरकार, क्योंकि पहली महिला वित्त मंत्री हैं और वो एक गृहिणी भी रही हैं, उनको सारी जानकारियां, सारी परेशानियां पता है कि आम आदमी को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन ये जौहर 70-71 में इंदिरा जी ने भी नहीं, वो इंदिरा जी तब प्रधानमंत्री था, लेकिन ये पूर्णकालिक वित्त मंत्री है, जिनको की पूरी छूट, आप जो करना चाहें करें। हालांकि वो अभी जाएंगी, राष्ट्रपति से मिलेंगे, फिर कैबिनेट उसको अप्रूव करेगा तो पेश करेंगी, तो अब उसमें कई लोग विशेषज्ञ जुड़े होंगे, इतने सलाह मशविरा किया जाता है, किसानों से लेके उद्योगपतियों से लेके कई लोगों से चर्चा करने के बाद फिर ये बजट तैयार होता है। लेकिन देखिए, आम आदमी की नजर इस बार इसी बात पर लगी है कि सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या कदम उठाती है, हाँ। निवेश को कैसे बढ़ावा देगी, और बाकी जो प्रधानमंत्री मोदी ये बात समझ चुके हैं, और वो पिछले उनका जो जीत मिली है वो गांव से मिली है, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों की आप बात करें मंडोला जी, इसी पे मैं सवाल लेना चाहूंगी। जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन के बैंकर भी हैं रविंद्र गुप्ता जी। सरकार अभी ग्रोथ रेट वैसे ही कम चल रहा है, इकोनॉमी बहुत स्लो है। ये एक ऐसी स्थिति है जब निर्मला सीतारमण आई है कि इकोनॉमी भी बहुत स्लो है और योजनाओं पर भी बल देना है। तो आज क्या मिल सकता है फार्मर्स को, किसानों को, कि उनके लिए भला हो, और जो कहा गया था कि आपकी आय डबल कर दी जाएगी, एमएसपी जो आपको है वो ठीक मूल्य मिलेगा, कैसे इसको मैनेज करेगी सरकार? देखिए, किसानों के बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आपने देखा होगा पिछले 3-4 सालों के अंदर जब भी कोई राज्य सरकार जीत के आई, उसने किसानों के कर माफ कर दिए। सबसे पहला उनका ये रहा करता था मैनिफेस्टो के अंदर किसानों के साथ कुछ किया जाएगा। और चूंकि आज देश की बड़ी सरकार को एक मौका मिला है बजट के जरिए किसानों को कुछ राहत पहुंचाने का, तो अगर इस समय जो किसानों के पास लगभग 7 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड बैंकिंग चैनल के थ्रू किसानों को दिए गए हैं, जिसके अंदर लगभग 1 लाख रुपए तक के उनके जो लोन है वो
कोलेट्रल फ्री है, जिसके ऊपर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है। अभी इस सरकार के मैनिफेस्टो में आपने देखा होगा कि एक पॉइंट था मैनिफेस्टो में कि सरकार किसानों को राहत देने के लिए 1 लाख रुपए तक के उनके ऋण जो है उनको ऋण मुक्त कर दिया जाएगा। उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर कोई भी ब्याज की राशि नहीं ली जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज सरकार कोई ना कोई आप ये कहना चाहते हैं गुप्ता साहब कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक इतने भारी जनादेश के बाद सरकार का आज ये जो बजट पेश होगा मोदी सरकार 2 का, आपका ये मानना है कि ये कहीं न कहीं आने वाले 5 साल के लिए सरकार की नीति और नीयत बताएगा कि आखिर सरकार क्या करना चाहती है? बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो भी चीजें आगे निर्धारित की जाएंगी और इसी प्रकार जो है हमारे ट्रेडर्स के लिए भी कुछ ना कुछ एक उम्मीद है। हम मानते हैं कि उनको एक कोलेट्रल फ्री 50 लाख रुपए तक का ऋण की घोषणा भी की जा सकती है। बिल्कुल। अब सरकार जो है वो कुछ अपनी नीति और नीयत बताएगी, इस पर हम रोज से बात करेंगे और किस तरह से करेगी ये हम टैक्स एक्सपर्ट गौरव से जानेंगे। लेकिन सुधा मलैया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ये एमपी के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर की बीवी हैं। सुधा जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आपने तो बहुत क्लोजली देखा होगा, हालांकि राज्य का ही मामला रहा था, लेकिन किस तरह से मदद की जाती है, किस तरह से मैनेज किए जाते हैं अपने फंड्स, आप क्या उम्मीद रख रही हैं आज के बजट से? मैं बहुत कुछ उम्मीद कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत बिल्कुल साफ है, सबका विकास और सबका साथ लेते हुए करने का। ग्रोथ रेट जो कम है उसको जो हमें अगले वर्ष तक $5 ट्रिलियन करने का जो इरादा वो है, अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का जो 7% ले जाए पहले, फिर 8% तक ले जाने का जो ग्रोथ रेट है, वो उद्देश्य को पूरा करेंगे सबके साथ बात करते हुए। एक गृहिणी होने के नाते आप क्या उम्मीद कर रही हैं? इसे मुझे एक कहना है कि मुझे एक तो मैं ये बता रही हूं आपको कि आपने अभी भी ये भी कमेंट किया कि निर्मला जी एक गृहिणी भी है। निर्मला जी एक इकोनॉमिस्ट है और बहुत वर्षों से इकोनॉमिस्ट है वो, और मैं भी, मेरा दूसरे क्षेत्रों में बहुत दखल है। वित्त मंत्री जी की पत्नी के अलावा मेरा अपने आप में एक वो है। तो गृहिणी होने के नाते ही केवल बजट की आवश्यकता नहीं होती, हर क्षेत्र में होती है। आई एम एन एजुकेशनिस्ट, आई एम रनिंग सो मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर। तो इस दृष्टि से मैं कहना चाहती हूँ कि हर दृष्टि से हमें देखना होगा। केवल गृहिणी होने के नाते आप जब इसको लिमिटेड कर देते हैं, स्कोप को लिमिटेड नहीं करते मैम, आधी आबादी है और महिला किसी भी क्षेत्र में हो, गृहिणी, हम इसीलिए इस पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि महंगाई सबके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गौरव अग्रवाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, सरकार मैनेज कैसे करेगी? अगर आपने और सब्सिडी दे दी, कहा जा रहा है कि जो क्रेडिट कार्ड है किसान का उसकी दर भी बढ़ा दी जाए, 1.5 लाख कर दी जाए और इंटरेस्ट फ्री